आज का लाइव काफ़ी विशेष होने वाला है। एक अलग पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर हम लोग उनसे आपके साथ रूबरू कराएंगे बिल्कुल अच्छे से। आप आज का लाइव मिस मत करिएगा प्लीज़, और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा और हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार वैभव जी, काशी विश्वनाथ की नगरी से आपका स्वागत है। बनारस से हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज के संगम नगरी के लिए हमारा भी धन्यवाद। दो ऐतिहासिक नगरी। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पुराने शहर से आप हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, कुछ हमारे ऑडियंस जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोग अपनी ये जो आज की लाइव सेशन है उसको हम लोग आगे करेंगे। तो एक बात हम बता दें वैभव जी के बारे में। वैभव जी अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे, लेकिन दो तीन बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलेज एक ही कॉलेज से हुए हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की हुई है, PSIT। वो 4 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आपके साथ हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग आप फिर से जुड़ रहे हैं एक साथ, और एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन होगा आज का। तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कृष्ण मोहन जी आपको। हाँ, वो 4 साल तो बहुत मौज से बीते थे। हाँ, खासकर फर्स्ट ईयर हॉस्टल के वो साल तो बहुत ही गजब। हाँ जी, वो 4 साल बिल्कुल हमारी बात की। तो फिर आपने जैसे कहा कैसे बीते पता नहीं चले, लेकिन मुझे दिमाग में एक ही शब्द घूमा कि मौज से बीते थे। जी हाँ जी, विवेक का स्वागत है आपका। विवेक कुशवाहा जी हमारे दोस्त फ्रेंड जुड़ चुके हैं। तो वैभव जी, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए अपना, एक लिटिल छोटा सा इंट्रोडक्शन। छोटा सा इंट्रोडक्शन बस यही है कि हमने भी नेक्स्ट डोर गाय की तरह हमने भी इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था क्या करना था। तो फिर यहीं से लाइफ की शुरुआत होगी, और मतलब बेस्ट ऑफ द आइडिया नहीं किसी को तो वो इंजीनियरिंग ही करता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो इंजीनियरिंग छोड़ के जो लोग बोलते हैं ना हर चीज सीख जाता है, तो होता क्या है कि हम उसमें फंसते जाते हैं। तो यही है। और बाकी मैं मऊ नाम के जिले से, छोटा सा जिला है आजमगढ़ के बगल में, वहाँ का रहने वाला हूँ, बट रहता वाराणसी में हूँ। और स्कूलिंग हमारी आजमगढ़ से और वाराणसी से हुई, और कॉलेज तो सबको पता है आप जैसा आपके साथ PSIT कानपुर से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1 साल थोड़ी अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करी। 1 साल लॉकडाउन की वजह से घर में थे, और अभी रिसेंटली 3 मंथ से हमने अपनी जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग की है तो उसके लिए जॉब ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करते रहते हैं बस। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम आपको कह सकते हैं सिविल इंजीनियर प्लस विलेजर प्लस फार्मर प्लस गार्डनर। क्या कहूँ मैं इस वीडियो में, आपको क्या संबोधित करूँगा? आप कुछ भी संबोधित कर सकते हैं, मैं हर चीज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपका प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम का, उसमें आपका जो बायो है काफी अच्छा लगा मुझे, काफी यूनिक लगा। आपने लिखा है विलेजर प्लस फार्मर #स्क्रिबलर और /अवरवेज एंसेंट में। तो मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ओके, शुरुआत करते हैं विलेजर से। जैसा कि आपने कहा, तो विलेजर इसलिए क्योंकि मेरी दोस्ती गाँव है। जैसे कि हमारा जन्म हुआ मऊ के छोटा सा कस्बा है, दोहरीघाट। कस्बा भी नहीं, छोटी सी बाजार आप कह सकते हैं। उसी के एक सूरज जुड़ा हुआ, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं ना, हमारे सोसाइटी में काफी प्रचलित है, हमारे मीन कल्चर में काफी प्रचलित है कि चाचा विधायक है, राइट। कोई अपने से बड़ा दिखाना चाहता है, तो उसके लिए हमारा भी एक छोटा सा एक ट्री है हमारे गाँव की। सूरजपुर गाँव है हमारा छोटा सा, सरयू के तट पे बसा हुआ है। और दोहरी घाट पर मैंने मेंशन किया तो बोला जाता है 2 हरियों का मिलन हुआ था यहाँ पे, राम और परशुराम का। तो यही मिलन हुआ था राम और परशुराम का, और वो संवाद हुआ था ऐतिहासिक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसीलिए वो दोहरी घाट बोले जाते हैं। और उसी से थोड़ा सा आप 11 किलोमीटर आगे आते हैं तो बोला जाता है कि अवध की सीमा थी और राजा दशरथ आखेट करने पर आए थे। तो प्राचीन काल में गाँव जो है एक जंगल हुआ करता था, तो वहीं आखेट के लिए आए। तो संयोगवश श्रवण कुमार अपने माता पिता को भी लेके वहीं विश्राम के लिए रुके हुए थे। तो हमारे सूरजपुर गांव में छोटी सी बस्ती है, उसका नाम है सरथोरा आजकल बोलते हैं उसको। और जो बोला जाता है कि उसका पहले नाम सरछोड़ा था। सर मतलब कि बाढ़, सरासर बाढ़ों से, और छोड़ा मतलब वहीं से सर छोड़ा गया था। और वहीं पे एक अंधा कुंड है, अब इसके लिए तो लोग की नदियों में जाते हैं, लेकिन हमारा मानना
ब्लाइंड टर्न लेती है, इसलिए हम लोग उसको अंधा कुंड, कुछ लोग बोलते हैं कि अंधा आदमी को वहां बैठा के श्रवण कुमार गए थे, इसलिए उसे अंधा कुंड बोलते हैं। तो बात कहने की ये है कि एक सर छोड़ा गया अंधा कुंड के पास ही उनको बाढ़ लगा श्रवण कुमार को, और आज अभी भी आज एक पोखरा वहां पे है जिसको अभिरन तालाब बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं मुगल कालीन में था, यहीं पे श्रवण कुमार को बाढ़ लगा था हिरन समझ के, तो आबे हिरन, आबे मतलब कुछ उर्दू शब्द का पानी से रिलेशन होता है कि मतलब यही हिरन जो भी आया था उसके लिए। और जो संस्कृत मान्यता वाले हैं वो कहते हैं अभ्यारण्य था ये, इसलिए इसे आबे हिरन इसको का नाम पड़ा। तो भी रहे, लेकिन ये हमारे छोटी सी हिस्ट्री है और इसलिए मुझे लगाव भी बहुत है उस जगह से, बहुत सुरम्य गाँव है, हो गए हम। फिर आगे आपने कहा कि तो दरअसल हमारा जन्म परिवार में हुआ जो काफी ही साहित्य के करीब रहा है, चाहे हमारी बुआ, हमारी बड़ी माँ हो, हमारी माँ हो, हमारे पिताजी तो किताब लेके सोते हैं, किताब लेके उठते बैठते हैं। हमारे घर में बड़ा ही प्रचलित था जो कि पापा को अगर कहीं बिजी रखना है और अपने कहीं निकल लेना है तो धीरे से एक किताब उनके आगे रख दीजिए, देश दुनिया कहीं चली जाए वो पढ़ते रहे। तो ये लत हमें अपने कह सकते हैं कि घर वालों से ही लगी, हम ये जेनेटिक मिल गई, ठीक है। तो वहाँ से हुआ और फिर हम छायावाद युग में ऐसा डूबे कि आज तक उबर नहीं पाए, वहीं से वो हो गया। और गार्डनर और फार्मर जैसा आपने कहा, जब गांव से रहे हैं तो लाजमी सी बात है हरियाली से लगाव हो ही जाता है, और शहर में जब भी होते हैं तो उस गांव की कसरत ये गार्डनिंग करके निकल सी जाती है वो हरियाली 2 क्षण के लिए ही, लेकिन लगता है कि आ गए हैं। तो यही छोटा सा है इन सब के बारे में। जी बिल्कुल, आपसे कविता हम सुनेंगे इस पूरे लाइव सेशन के दौरान, कभी आप कविता सुनेंगे बिल्कुल आपसे। तो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो आपका टॉपिक और डिस्कशन था बायो एंजाइम, ठीक है, ये काफी प्रचलन में है। अगर हम हैदराबाद साइड की बात करें या फिर महाराष्ट्र साइड की बात करें तो बायो एंजाइम ऑर्गेनिक खेती के लिए काफी इस टाइम पे कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है बायो एंजाइम को लेके, तो ठीक है, आप क्या हमें बताएं कि बायो एंजाइम होते क्या हैं? क्या बायो एंजाइम? हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं, अभी मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरे 2 एक्सपेरिमेंट हैं, तो अभी इनकी भी कहानी मैं बताता हूँ। पर पहले बायो एंजाइम जैसा आपने पूछा होते क्या हैं, तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे मतलब किसी भी प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म को एक रफ्तार सी देते हैं। आप एक तरह से अगर लेमैन की लैंग्वेज में कहे या फिर हर किसी को समझाने के लिए कहे तो आप सबने जामन सुना होगा, दही जमाने के लिए थोड़ी सी दूध में खट्टी दही डालते हैं और फिर उससे पूरा दूध दही बन जाता है। तो एंजाइम्स भी यही काम करते हैं, एक छोटा सा हमें एक्सेलरेटर देना पड़ता है फिर जिससे माइक्रोबियल प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। तो रही बात बायो एंजाइम्स की, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम हर कोई ग्लोबल वार्मिंग की बातें करता है, कार्बन फुटप्रिंट की बातें करता है, केमिकल्स वर्ड है, हर चीज में केमिकल्स वर्ड है बातें करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हम अपने पॉलिटिशियंस को ट्रोल करते हैं कि ये देखो यमुना का हाल है, एकदम स्नो पड़ी हुई है 12-12 फीट ऊंचे। अभी पिछले साल छठ पूजा में बहुत वायरल हुआ था, औरतें जो हैं वो पूरा एकदम फोम बना हुआ है और वो एकदम स्नो की तरह लग रहा है, लोग उस पर टिकटॉक बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और वो कोई ये नहीं ध्यान देता आखिर हम ये कहाँ से आ रहा है, निकल तो हर किसी के घर से रहा है। तो ये बायो एंजाइम एक छोटा सा प्रयास है कि अगर हम हर घर में अगर ये शुरुआत कर दें, और ये कोई ऐसी बहुत लागत भी नहीं लगती है, कोई ऐसी चीजें भी नहीं लगती हैं जिससे कि क्या करता है कि हमको अलग से खर्चा देना पड़े, बल्कि ये हमारे ही मतलब कि जेब को थोड़ा सा राहत देते हैं। तो यही है बायो एंजाइम। और बाकी रहा मेरा एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने कहा तो एक्सपेरिमेंट कभी पहली बार में सफल नहीं होते हैं, तो ये मेरा पहला सफल एक्सपेरिमेंट है जो मैंने शुरू किया था। हाँ, तो देखिए अभी तो ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी कहते हैं कि हर चीज खराब नहीं होती है, फिर ये कुछ काम आएगा मेरे पौधों में, ये एक तरह से खाद का काम आएगा। और दूसरा ये मेरा सफल एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ इतनी अच्छी है। अभी मैं इसकी निकालूंगा और आप ये देख सकते हैं, इसकी फिजिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसका ये इंडिकेशन है कि इसकी माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब रही बात इसका आइडिया कैसे आया, हर चीज आता है। तो बायो एंजाइम्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ा हुआ था और काफी पॉपुलर है, जैसा कि मैंने कहा मेरे घर पे सब काफी साहित्य से जुड़े हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो मेरी एक बुआ है शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी हुई थी मिशन पे, तो उन लोगों ने गौ के उपयोगिता के बारे में काफी पुस्तकें प्रकाशित कर रखी हैं। तो एक पुस्तक थी गौ रसायन या समथिंग करके, जिसका मुझे नाम याद नहीं है, मैं कक्षा 8 में रहूंगा तब पढ़ाऊंगा। तो उसमें गौमूत्र और गाय के गोबर से क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खेती
ये तो कृत्रिम खाद डीएपी, यूरिया, फॉस्फेट, जिंक वगैरह हम जो केमिकल डालते हैं उनकी जगह पे, और वो कैसे उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। तब मैंने आपके पहली बार पढ़ा था जीवामृत करके होता था, जिसमें गाय का गोबर लेते थे, गोमूत्र लेते थे और उसका 10 गुने अमाउंट का पानी लेते थे, थोड़ा सा उसमें खराब सा राब वाला जो गुड़ होता है, गीला वाला, जिसमें दहिया लग जाए या खराब हो जाए, वो और उसके साथ उसमें थोड़ा सा चना का बेसन पुराना डाल सकते हैं और उसको कैसे हम डाल के फर्मेंटेशन करके जीवामृत बना देते हैं और फिर उसको डाइल्यूट करके खेतों में छिड़क कर सकते थे। तो वो चीज आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर उसकी प्रैक्टिकल और उसको कैसे यूज करना वो चीज मेरे समझ से बाहर थी उसमें। फिर मैं पढ़ने लगा साइंस का स्टूडेंट था, तो ये चीजें अच्छी लगी। फिर कॉलेज में आपको पता ही सब बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे कॉलेज से ऑफिस एक्सप्लोर करना था, जॉब पे हाँ, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहता हूँ, आपकी आवाज शायद सही से नहीं आ रही है, एक बार देखिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। जी जी जी, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो वही था। तो फिर इंस्टाग्राम पे मैंने 2 अकाउंट फॉलो किए थे, अभी एंड न्यू करके, और एक है वानी मुंडी और रानी करके। तो अभी एंड न्यू आर अभी जस्ट अबाउट आर एज, अभी हमारे ही एज का है, एंड बहुत ही बढ़िया काम ये लोग करते हैं। तो इन लोगों ने बायो एंजाइम्स के बारे में पहली बार वीडियो डाला था, आप इनकी हाईलाइट पे भी विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे बायो एंजाइम्स को करके अपना जो डेली होता है डिटर्जेंट यूजेस उसको कट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये बायो अभी इसको फर्मेंट होने के तैयार होने में 3 महीने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने में, ठीक। इसको हमें कूलिंग ड्राई प्लेस पे रखना है और यूज करेंगे, फिर 3 महीने लगेंगे। फिर आप इसको अपने किचन यूटेंसिल्स धुल सकते हैं, आप अपने टाइल्स धुल सकते हैं, अपना वॉशरूम धुल सकते हैं, जो हम हार्पिक यूज करते हैं वॉशरूम में, उसकी जगह भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया ही है। पहले जमाने में भी लोग जो एकदम जिद्दी दाग होते थे उसको हटाने के लिए सिरका यूज करते थे, विच इज अ काइंड ऑफ एसिड आई थिंक, तो उसको यूज करते थे। और ये भी सिट्रस फ्रूट के पील्स है, ऑरेंज और लेमन के। तो और एक और मजेदार बात बताना चाहूंगा, बायो एंजाइम्स अलग अलग चीजों के बनते हैं। तो मेरी एक और ऑनलाइन दोस्त है, बैरागी करके उनका अकाउंट है, रक्षंदा सिंह तोमर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप जो है ये मैरीगोल्ड के भी बना सकते हैं बायो एंजाइम, और उसको पौधों में यूज कर सकते हैं, वो कीटनाशक का भी काम करते हैं। तो मेरे घर पे कुछ मैरीगोल्ड या गेंदे के फूल थे, उनको मैंने इसमें डाला, और आप यहाँ देख सकते हैं जो है ये मैरीगोल्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बाकी मैरीगोल्ड अपने कंपोस्ट में डाल दिया भूल के। तो फिर मेरे घर पे मेरी भांजी ने इसमें और नींबू डालना शुरू कर दिए, और हम लोग भूल गए थे इसको। फिर जब हमने इसमें जब एक अमाउंट तक यहाँ तक भर गया, तो हमने कहा इसमें पानी और गुड़ मिला के डाल देते हैं ताकि फर्मेंटेशन अब शुरू हो जाए। और सबसे मजेदार बात क्या रही, बोलते हैं ना कि जो मतलब कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं ना जो गलती से हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा उनमें कुछ निकल जाता है। तो हुआ क्या, इसकी जो महक है पके हुए आम की अब आती है, मैरीगोल्ड और नींबू का, तो उसकी महक जो है पके हुए आम। ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे लाइव पे खोलता और ये आप सूंघ सकते थे तो आप भी फिटनेस कर सकते। बट हाँ, ये भी ट्राई करने लायक है मैं, और बिलीव मी अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया है, पर जितने लोगों ने भी ट्राई किया है वो बोलते हैं फिनाइल की खुशबू से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इन बायो एंजाइम्स की। साथ ही उसमें डिटर्जेंट कटिंग भी बहुत होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे कैसे छोटे छोटे कदमों से ही इम्पैक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है सब करें। आखिर चीज आती है तो कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए, और ये हम यूज है कि हम करें। नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानते, पागल डिक्लेयर कर देते हैं। मेरी माँ मेरे शब्दों में कहा जाए तो वो मुझे बउक कहती हैं। भोजपुरी में बउक का मतलब होता है पागल, जैसे बोलते हैं ना बंगाली में बुक्का। तो ये काफी कॉमन है, तो मुझे बउक कहते हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन ठीक है, जब चीजें समझाओ तो वो भी बात को समझ जाती है, एग्री करती है उसके लिए। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। जी बोलिए। तो आपने अभी बायो एंजाइम का अपना दोनों, एक अनसक्सेसफुल लिखा है, एक सक्सेसफुल लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या लगता था कि जो बायो एंजाइम होती है, जो उसमें मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल होता है वो लेमन का होता है, लेकिन हमको मालूम चला इसमें काफी सारे और चीजें भी पलती जड़ती हैं, जिसके पूरा एक मेथड तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें आप बायो एंजाइम किसी भी ऑर्गेनिक चीज का बना सकते हैं, राइट, बशर्ते वो किस
सबके लिए होता है डिफरेंट, रेशियो फिक्स होता है। जैसे कि देखिए 3 चीजें इसमें होती है, पानी होना चाहिए, आपका ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, और तीसरा जैगरी होना चाहिए। जैगरी यानी गुड़ होना चाहिए। गुड़, जैगरी गुड़। अच्छा गुड़, ओके ओके। हाँ ओके, हाँ मोलेसेस भी यूज कर सकते हैं। मोलेसेस बहुत बढ़िया है। मोलेसेस आपको भी याद होगा, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फाउंड्री क्लासेस होती थी और कास्टिंग के लिए हम लोग मोलेसेस मिलाते थे। हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ, तो मोलेसेस भी यूज कर सकते हैं। मोलेसेस तो और बढ़िया है क्योंकि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है। तो अभी मैं बता रहा था बायोजैम, तो इनका रेशियो फिक्स होता है 3:2। मैं भूल गया, सॉरी। तो सबसे ज्यादा हाँ 10:1:3 शायद होता है। 3 हिस्सा आपका ये रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, पील्स होते हैं, 1 हिस्सा शायद आपका जैगरी होता है, 10 हिस्सा वाटर होता है। तो इसका मेनली 3 होता है। जैसे कि आप नीम का भी बना सकते हैं सेम वे में, मैरीगोल्ड का बना सकते हैं, और सिट्रस फ्रूट्स का भी बना सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स का जो होता है फिनॉल और इसकी सुगंध अच्छी होती है, तो इसलिए ये ज्यादा चलन में। और गर्मियां आ रही हैं तो सबके घर में 2 से 4 नींबू निचोड़े ही जाएंगे मेटाफोरिकली। तो उसके लिए होगा तो सिट्रस फ्रूट काफी इजी होता है। और हम क्या करते हैं, इनको निचोड़ के फेंक देते हैं बाहर पॉलिथीन में। तो उससे बढ़िया हम इसका कुछ यूज करें ना, आपके आम छिलके के दाम ले लें, नींबू छिलके के दाम। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो यही बोल रहे थे, मैं बता रहा था जैसे कि अभी आपके गेंदे वाले जो होते हैं, तो उसको आप अपने प्लांट्स पे पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का भी सेम वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब हम इनको छानते हैं और जो नीचे मल्च बचता है उसको हम अपने कंपोस्टर में डाल सकते हैं और उसको कंपोस्ट करके एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ना, एक 5 रुपए के नींबू का हम 3 इस्तेमाल कर ले रहे हैं। एक तो आप जो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं सब्जी बनाने में, बालों में, चेहरे पे, जहां भी लगाने के लिए, एक पहला इस्तेमाल वो, दूसरा पाइलट बना ले, तीसरा आप अपने प्लांट्स के लिए फूड भी दे ले रहे हैं। और आपको भी पता है शहरों में लोग मिट्टी तक बेचने लगे हैं क्योंकि गमले आप लगा रहे हैं, मिट्टी खरीद के लानी पड़ती है। कोकोपीट आप देखिए मिल रहे हैं। तो आपके पास छिलके हैं, बहुत सारी चीजें, तो आप लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। दैट वुड बी डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट डे। लेकिन आज हम सिर्फ बायोएंजाइम पे स्टिक हैं। हाँ, उसी की बात है जी। हाँ, तो बायोएंजाइम से काफी बेनिफिट भी हमको समझ में आया है। इसमें आपका एक पैसा लगने वाला नहीं है, बिल्कुल कॉस्ट मिनिमल कॉस्ट होगी, पॉल्यूशन से फ्री है, केमिकल फ्री है, प्योर ऑर्गेनिक है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम लोग आजकल क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं। बहुत बड़ी लोग, आप 2-3 लोग मिलेंगे, ये फलाना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लोग सीधे ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस को कि मोदी ने ये काम नहीं किया, ट्रंप ने ये काम नहीं किया, पुतिन ने ये काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, बिल्कुल, उनका भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन्वायरमेंट। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो काफी बड़ी चीजें बनती हैं और काफी इम्पैक्टफुल चीजें बनती हैं। इसके बारे में हम क्या कहें? इसके बारे में हम यही कहते हैं, बिल्कुल बोलिए। हाँ, जो कॉमन पीपल है, ठीक है, वो अपना किस तरह वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में थ्रू बायो एंजाइम, ये क्वेश्चन। ओके, इसके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक जी, हाँ। बिल्कुल, तो हम साथ ही हाथ बढ़ाएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। बात सही, अकेला चना पेड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना फूटेगा तो, देखेगा तो व्यक्ति। आखिर आज एक बात बताओ, अभी है न्यू के लाखों फॉलोअर्स है, जरूरी नहीं है सब बायोएंजाइम्स बनाते हो, लेकिन वो कुछ तो बना रहे हैं ना। मैं भी उन फॉलोअर्स में से एक हूँ, मैंने भी अभी पिछले मंथ से शुरू किया है, इम्पैक्ट पड़ा। फिर दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वानी मूर्ति का। मैं भी उनका फॉलोअर हूँ, बहुत ही अच्छा टेरेस गार्डनिंग करती हैं और हमें अल्टरनेटिव्स बताती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मेरे बाथरूम से सिल्की हैं, मैं इसमें केमिकल नहीं यूज करता। आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ शैम्पू इन इट। मैं सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल करता हूँ, 2 से 3 चीजें। जैसे होता है कि कभी खुश्की वगैरह हो गई तो उसके लिए मैं लेमन जूस यूज करता हूँ, ठीक है, उससे क्लींजिंग भी हो जाती है। दूसरा होता है शैम्पू का यूज करने का जरूरत लगता है, तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं विलेजर हूँ, एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ मस्टर्ड होती है, हम अपना तेल नहीं खरीदते हैं। तो जब हम मस्टर्ड को निकालते हैं तो एक मशीन में, एक कोल्हू में भेजते हैं, तो पेराई होती है, तो उससे ऑयल केक्स निकलते हैं, जो रेजिड्यू होता है, उसको खली बोलते हैं। तो एक वो बहुत ही रिच होता है नाइट्रोजन एंड ऑल दो में, तो उसको तो हम खाद के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं अपने गाँव में।
हाँ, एक बात और बता तो, हमारे घर पे जितनी भी सब्जियां उगाई जाती है गांव पे, हम उसके सारे नेचुरल जो होता है खाद इस्तेमाल करते हैं, जो खली का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन हम कुछ खली जो होता है, मैं स्पेशली अपने लिए बाल को धुलने के लिए रख लेता हूँ। नहाने से आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दीजिए। थोड़ा सा छुड़ाने में दिक्कत होती है, वो बालों में चिपक जाती है, लेकिन बाल एकदम सिल्की होते हैं। फिर भी अगर आपको वो झाग वाला ही एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आप शिकाकाई यूज करिए। अरेका नेट बोलते हैं शायद उसे, शिकाकाई। शिकाकाई रीठा हुआ उसको इस्तेमाल करिए, तो उससे भी बाल काफी इम्पैक्ट इसी तरह पड़ते हैं छोटे छोटे चीजों पे। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि कैसे हम लोग के इम्पैक्ट से होता है, अभी मुझे उस लेक का नाम नहीं याद आ रहा है, हैदराबाद में एक ड्राइव हुआ था, बहुत बड़ी लेक थी, उसको उन लोगों ने साफ किया, जलकुंभी वगैरह थी, उसमें वाटर आता था, बिल्कुल ब्लैकिश वाटर है, ठीक है। एंड मैं बार बार अभिन्यू कोट करते जाऊँ, मैं तो क्या ही है, लेकिन उन लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ना, कि बोलते हैं ना कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। उस अकेले कपल ने पर कॉल किया कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हम बायो एंजाइम इसमें भी तो डाल सकते हैं, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़े और उसको ब्रेक डाउन करके सेटल करे जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, ताकि फिर से इसमें इकोलॉजी शुरू की जा सके। तो एंड अभी ने सिर्फ एक स्टोरी डाली कि वी नीड योर हेल्प गाइस, आप लोगों ने जो बायो एंजाइम बनाए हैं, जिसके पास 1 लीटर भी एक्स्ट्रा है, यू शुड सेंड देम बाय पोस्ट या बाय मैनुअली, जैसे भी आप हो सकता है आप उनको भेज सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगा था कि यूपी से लोग हैदराबाद भेजेंगे, बट जैसा कि मैंने बताया कि मेरी एक ऑनलाइन दोस्त थी जिनका ऐसे ही वेरियस पेजेस के थ्रू कमेंट सेक्शन में बात हुई, रक्षंदा सिंह तोमर, उन्होंने मुझे कल बताया कि उनकी एक दोस्त है यूपी से, वो भेज रहे हैं। तो इम्पैक्ट ऐसे ही पड़ता है। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होगी, मुंबई के बीचेस कितने गंदे थे, एक व्यक्ति था वो हमेशा साफ करता था, लोग फिर गंदा करते थे, बहुत स्टोरी वायरल हुई थी, वो सर पकड़ के बैठ गया, लेकिन फिर उसने साफ किया। कॉन्शियसनेस ऐसे ही आती है, अचानक से उजाला नहीं होता, भोर होती है, धीरे धीरे उजाला आता है। तो हमें सिर्फ अपना करते जाना है, बाकियों को नहीं देखना है, क्योंकि मतलब अगर क्रूड वर्ड्स में बोले तो हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो लोग रोकते रहेंगे, आप पे उंगलियां उठती रहेंगी, लेकिन आपके दिल में है कि ये चीज काम सही है तो करो ना, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने शैम्पू का बताया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि व्हाट इज बायो एंजाइम, ठीक है, ये हो गया, और कैसे उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो पूरा डिटेल प्रोसेस आपने तो बता ही दिया, ठीक है। और काफी सीरियस टॉक हो गई है, एक आपसे हम लोग कविता सुन सकते हैं क्या? ओह, कविता, अच्छा, आप मुझे एक बार दीजिए, कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं रहता, बहुत भुलक्कड़ टाइप का हूँ, लिख के भूल जाता हूँ, तो मैंने ऑनलाइन ही सेव कर रखता हूँ, तो मैं 1 मिनट में देख के बताता हूँ। जी जी बिल्कुल, देख लीजिए आप। जितने भी ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा बायो एंजाइम से रिलेटेड, एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल तसल्ली वाला आंसर दिया जाएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस के लिए तो हमेशा मैं ओपन रहता हूँ, मतलब पूछते जाओ, मैं बताते जाऊँगा। हाँ, तो जैसे आपने, हाँ जी कविता, हाँ कविता ये हो गई थी, तो मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, ये सिर्फ ऐसे ही भाव है मेरे। कुछ लोग होते बहुत तकलीफ कर लेते रिलेशनशिप वगैरह, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा तो अभी सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ और मुझे कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक जैसे स्थायी भाव होता है, जैसे जो लोग साहित्य के प्रेमी होंगे, छायावाद में रहे होंगे, तो मैंने महादेवी वर्मा को बचपन से बहुत पढ़ा है, तो उनके अंदर का जो विरह का भाव था ना, वो एक तरह से कह सकते हैं मेरे अंदर छाप पड़ गई है। तो फिर जब भी मैं बहुत ही भावावेश में आ जाता हूँ, तो वो विरह वाली ही भाव आते हैं, तो उसी से एक प्रेरित एक कविता है, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। तो सूना पड़ा था मकान अरसों से, दस्तक हुई थी ना दहलीज पर बरसों से, पार दरीचे के गुजर जाते थे साए, झूठी ही सही होती उम्मीद कि तुम आए, झूठी ही सही होती उम्मीद कि तुम आए, कि वो दस्तक सुन जग उठी धड़कन जो सोई थी, शायद मिल गई थी रोशनी हमें जो खोई थी। मान बैठे जिसे अपना वो तो मेहमान फकत था, मान बैठे जिसे अपना वो तो मेहमान फकत था, मुड़ गया चिलमन के पार से, शायद पता ही गलत था। तूने दरवाजे पर शमा जलाए रखते हैं, तू ना आए तेरी फिरदौस ही सही, तू ना आए तेरी फिरदौस ही सही, हम चिलमन उठाए बैठे हैं।
हुआ न कोई असर हमारी उन अर्जियों का, हुआ न कोई असर हमारी उन अर्जियों का, गजल सुनी न शायरी, गजल सुनी न शायरी, ना ही रखा ख्याल मर्सियों का। गवाह है ये चांद अनसोई उन रातों का, सहर रात से जो सहर तक चली उन बातों का। बंद कर दो किवाड़ या वजह है कोई खोले रखने की, ख्वाब देखे तो किसका, राह देखे तो किसकी, खो गई है वजह अब तो सोने और जगने की। नहीं गुमा है कि इंतजार सालों का या फिर बरसों से, नहीं गुमा कि ये इंतजार है सालों का या फिर सिर्फ कल पर या सिर्फ बरसों से, रह गया मकान सूना पड़ा था जो बरसों से। क्या बात है। That's it. हाँ, उसमें आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया फकत, उर्दू वर्ड है आई थिंक। इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग बता दीजिए लोगों को, फकत मीन्स। ओके, मीनिंग तो मुझे भी नहीं ध्यान आ रही है। एक्चुअली दरअसल होता क्या है कि उर्दू मेरी मदर टंग नहीं है, बट मैं जब लिखता हूँ तो इसके वर्ड्स बहुत यूज करता हूँ। तो हाँ, तो उस वक्त मुझे जुबान पे आया था वैसा। तो जैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में उसकी भावना होती है लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और लेकिन बाद में वो शब्द सही से होते हैं। तो इसका भी एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो 1915 में उनका जन्म हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं पहले घर पे मौलवी साहब पढ़ाने आते थे। तो गए थे तो स्कूल में, तो लेकिन वो कल्चर अभी भी उनके जमाने में प्रोमिनेंट था। तो उन्हें फारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो वो बहुत सारे उर्दू वर्ड यूज करते रहते थे जो हमारे जहन में तो होते थे लेकिन उनका हमें नहीं पता होता था, लेकिन उनका एक तरह से कह सकते हैं आइडिया होता था। तो सेम इस वर्ड के साथ भी है। बाकी और वर्ड आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। उसको हम लोग इन द लास्ट कंक्लूड करने में हम बात करेंगे। हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा डिस्कशन था। हमने बायो एंजाइम की बात की, हमने बात की कैसे उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर से काफी दिनों से जुड़े हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आप बचपन से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया क्या था इन सब चीजों करने का आपको, बायो एंजाइम या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर मतलब कह सकते हैं कि इस पीछे आइडिया क्या था? आइडिया ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, पहले तो इंटरेस्ट की बात होती है कि दरअसल मेरे पिता एक किसान है, ठीक है। तो वो बचपन से ही मैंने देखा है खेती कैसे होती है, और एक लास्ट में मैथ होता था तो हमेशा ये कंक्लूजन निकलता था कि जितनी लागत लग रही है उस हिसाब से फायदा नहीं मिल रहा, और कभी कभी तो फायदा ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो हम देखते क्या थे कि सीजन के शुरुआत में जब हम जाते हैं तो आधे से जो हमारा है ना, एक सीजन की जैसे धान बोने की शुरुआत हुई तो पता चला 10,000, 12,000, 14,000 जो है वो जा रहे हैं हमारे सिर्फ खाद वाली दुकान पे जा रहे हैं। क्या आ रही है? यूरिया, DAP आ रही है। तो वही एक प्रश्न हुआ कि आखिर इसके पहले जब ये मशीनें नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, ये आते नहीं था, तब कैसे होता था अनाज? तो हुआ कि तब बहुत सी भूमि बंजर थी और जहाँ अनाज होता था वहाँ गोबर का इस्तेमाल होता था, वो चीजें होती थी। वो अच्छा है। तो उस चीजों के साथ में ये बातें आई गई हो गई, ठीक है। तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना था, शहर पे रहना था, तो लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न रहता था कि क्यों नहीं होता है, फायदा होना चाहिए ना। तो फिर हुआ कि ये हमने बहुत सुना था पंजाब के किसान बड़े संपन्न होते हैं। तो वहां पे पता चला कि वो तो बहुत ही एक्सेसिव यूज करते हैं, पेस्टिसाइड हुआ, हर्बिसाइड हुआ, वो सारी चीजें एक्सेसिव यूज करते हैं। फिर बाद में जब मैं और डीप में पढ़ता चला गया तो पता चला कि वहाँ कैंसर भी बहुत ज्यादा है उस रेशियो में। साथ में उसमें क्या कहा जाता है कि पता नहीं ये मिथ है या सिर्फ ऐसे ही ऑनलाइन की बकवास है, लेकिन शायद कोई कैंसर एक्सप्रेस भी चलती है जिसमें वो स्पेशली उसी के लिए वहाँ उस एरिया के लिए चलाई जाती है। तो वो चीज होती है। फिर साथ में मैंने देखा गैंगेटिक प्लेन में भी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे, या न्यूज ये क्या कहता है रिसर्च पेपर्स के क्लिपिंग्स जो होते हैं न्यूज रिपोर्ट में कोट किए गए थे कि गैंगेटिक प्लेन में भी जो है कैंसर मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ये जो हमारे सिंथेटिक खाद वगैरह है इनकी वजह से। तो एक चीज मैंने भी नोटिस किया था, मेरे परिवार में भी मेरे खानदान में 2 दादी लगती थी, उनकी भी डेथ समथिंग कैंसर से ही हुई थी। दैट्स अनदर पॉइंट। तो वो चीजें थी कि कहीं ना कहीं ये चीज दोषी तो है। फिर 2008-9 के लगभग मेरी माताजी का ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए। तो उस समय हुआ तो उन्हें RO का पानी ही पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर का जो हमारे यहाँ लोकेलिटी का जो पानी था उसमें TDS बहुत ज्यादा था। तो उसमें 2 चीजें सबके सामने है कि हम भी ऑब्जर्व करते थे कि हमारे यहाँ जब
स्टील की बाल्टी में पानी रखा जाता था, तो विद इन आवर्स बाल्टी वो पानी जो है येलोइश ह्यू लेके आ जाता, तो पीलापन आ जाता था। और हम कितना भी बाल्टी को साफ करके चमका के रखते थे, 1 हफ्ते के बाद से उस पे एक परत सी सफेद सी चढ़ जाती थी, चूने जैसी होती है, आपको भी पता है, पानी की परत आ जाती थी। तो उसका मतलब साफ था कि हमारे यहाँ जो है डिजॉल्व TDS जो है वो बहुत ज्यादा था, ठीक है उसमें। तो उसके बाद वो कहाँ से हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ इतना कोई इंडस्ट्री नहीं है मऊ में, ठीक है, और हमारा यहाँ बहुत ही शुद्ध वातावरण है। हमारा गाँव भी जो है वहाँ पे आबादी भी 100-150 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, और वो भी एक घर यहाँ है तो दूसरा घर 50 मीटर दूर है, ठीक है। और हमारे यहाँ वाटर लेवल भी कोई बहुत डाउन नहीं है, सिर्फ 18 फीट पे बोरिंग चलती हैं। इवन हमारे यहाँ तो जब सरयू जी में बाढ़ आती है तो हमारी बोरिंग जो अपने आप पानी देने लगती है, तो ऐसा है। तो बाद में मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि हमने जितना ये, क्योंकि हम हर सीजन में आते थे जब धान की रोपाई हो रही है, तो हम वेडिसाइड्स डालते थे ताकि धान में घास न जमे। एक पहले धान रोपने के 15 दिन बाद एक प्रक्रिया शुरू होती थी, सोहनी बोलते थे। सोहना मतलब कि निकालना, हाथ से घास निकालते थे, क्योंकि घास बहुत तेजी से आती थी, तो वो प्रक्रिया रोकने के लिए हम लोग वेडिसाइड डालने ताकि घास जल जाए। फिर जब बरसात खत्म होती थी तब हम सब एक साथ घास जलाने वाली दवाई छिड़कते हैं। फिर उसके बाद जब गेहूं, तो खेत में बथुआ, जंगली बथुआ बहुत जमता है, उसको जलाने के लिए दवाई छिड़कते थे, तो उसका फसल पे भी प्रतिकूल असर पड़ता है। सिर्फ घास नहीं जलती, वो फसल भी प्रतिकूलता का उसका शिकार होती है, तो उस मुरझाने लगती है। तो फिर उसको जीवन दान देने के लिए हम तरह तरह के सिंथेटिक एंजाइम छिड़कते हैं, उसमें जिंक डालते हैं और बाकी यूरिया, DAP ये सब चीजें छिड़कते हैं। तो आखिर ये कहाँ जा रहा है? एक तो वॉश आउट होकर हमारी वाटर बॉडीज में जा रहा है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन और ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, और बाकी एब्जॉर्ब होके वो हमारे जमीन में ही तो जा रहा है, वाटर लेवल में ही तो घुलते जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कोई, जैसा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट और ये लोग, चाहे ट्रम्प हुए, मोदी हुए, नेता लोग नहीं कर सकते ना। वो तो भाषण देंगे अपना, चाहे बहुत करेंगे, एक वो MOU पे साइन करेंगे या फिर कोई पीस पैक्ट बनाएंगे, क्लाइमेट पैक्ट बनाएंगे, उस पर साइन करेंगे, बस फॉलो कौन करेगा? वो तो हम करेंगे ना। आखिर DDT का भी आपने नाम सुना होगा, जो बैन हो चुका मच्छर के लिए। आज भी बड़े बुजुर्ग कहते थे मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, DDT आता था, बहुत सही रहता था। तो DDT जो है चोरी छुपे शायद अभी भी उसके मतलब जो वेरिएंट्स अभी भी मिलते हैं जो बैन है, इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो वो आ रहे हैं। कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक हम एलिमिनेट नहीं करेंगे उसके अपने थ्रू, तब तक वो नहीं होगा। तो ये आइडिया यहीं से आया कि शुरुआत तो हमारे से ही होनी है। और टू बी ऑनेस्ट, फायदा तुरंत नहीं आता। जैसे मैंने बताया, अभी भी मैं रखा हूँ फेल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा, ये एग्जाम्पल। इस साल मैंने, जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, मैंने अपने स्टोरी पे भी डाली थी, मेरी हाईलाइट्स में भी, विलेज हाईलाइट में जाएंगे तो आपको मैं खली छींटते हुए दिखूंगा, मैंने स्टोरी पे डाल रखी है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने धान की खेती जब हमारे यहाँ हुई थी, तो कोई भी सिंथेटिक खाद हमारे यहाँ इस साल नहीं पड़ी, सिर्फ खली के अलावा और जो कि वर्मी कंपोस्ट के अलावा। तो आप जैसे एक ड्रग एडिक्ट हुआ या फिर कोई भी अल्कोहल एडिक्ट हुआ, उसको एक दिन ही विड्रॉल करने को बोलेंगे तो वो उल्टियां मारेगा, तड़पेगा, उसके लिए क्रेविंग होगी, वो चिल्लाएगा, गालियां देगा। सेम थिंग हमारे खेतों में भी होती। आप एक दिन सोचोगे कि आज मैं रोक दूं और नेक्स्ट फसल में फायदा है, तो नहीं होगा। धरती को रिजुविनेट होने के लिए टाइम लगेगा, वो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए टाइम लगेगा। एक और बात बताता हूँ, अभी जब हम 2017 हम लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थे, 17 या 18 की बात है। आपको नितेश याद होगा? हाँ नितेश जी, हाँ नितेश गोस्वामी और नीलेंद्र, आप भी जैसा फुटबॉल बहुत खेलते थे और नीलेंद्र भी फुटबॉल प्रेमी था हमारे ब्रांच से, तो हम नीलेंद्र, नितेश और भी मेरे ब्रांच के कुछ लोग गए थे IIT में एक सेमिनार अटेंड करने, एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी उसका टॉपिक था। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, वो क्रायो इंजन पे काम करते थे, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने ये सेमिनार रखा था। तो बात शुरू हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से कि कैसे वो कंटिन्यूअस अभी भी है, लोग बोलते हैं चली गई है। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक, सिनोली वाला भी उससे रिलेटेड हो जाता है, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर सम अदर डे। तो फिर वो बात करते करते आया कि हम ये जो खेती करते हैं, पहले होता था कि हम गाय की चीजें इस्तेमाल करते थे, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते थे, माइक्रोबियल ग्रोथ होती थी, तो वो और बढ़ते थे। एक बात और होती है, खेतों में देखिए नेचुरली जब आप जाएंगे तो चींटा चींटी बहुत होते हैं जी, ठीक है। वो खेतों में छेद करते थे, तो उससे एरिएशन होता था, वाटर भी सीपेज अच्छा होता था। लेकिन जब हम ये हर्बिसाइड
पेस्टिसाइड मान लीजिए बंद कर दिया, लेकिन हम हर्बिसाइड भी यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हमारे खेतों में भी आता है। उसका इफेक्ट ये आता है कि उसमें जितने मेढक होते हैं, मछलियां होती हैं, हमारे धान के खेतों में मैं स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि गेहूं के खेत में हमारे जीव कम होते हैं, धान के खेत में बहुत एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, एक लाइफ साइकिल चलती है। धान के खेतों में बराबर पानी लगता है, मछलियां ब्रीड करती हैं, उनको खाने के लिए मेढक ब्रीड करते हैं, उनको खाने के लिए सांप आते हैं, सांपों के पीछे और भी जीव आते हैं, कुत्ते भी उसमें रहते हैं, बिल्लियां भी मछलियों को पकड़ने के मेड़ों के पास बैठी रहती हैं जहाँ से पानी क्रॉस करता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम चलता रहता है। और जब हम वीडीसाइड यूज करते हैं तो पूरा पानी जहरीला होता है, एक मरता है दूसरा मरता चला जाता है, सबके ऊपर असर होता है। तो वो चीजें असर करती हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये वीडीसाइड हम यूज करते हैं तो सिर्फ वो वीड्स नहीं यूज जाती हैं, वो जीव जंतु भी जाते हैं। तो ये भी किसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब खेतों का बात जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो खेत, जैसे मैंने बताया वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, तो हमारे यहाँ जो खेत है, धान वाले खेत हैं स्पेशली, तो उनमें जब बरसात शुरू हो जाती है, हैवी रेन, जैसे मानसून आ गए जून के बाद से, तो जून से लेके सितंबर तक उन खेतों में लगातार पानी भरा होता है। ठीक है, तो उन खेतों में जब पानी भरा होता है तो मैं आपको, जो जीव मुझे दिखते थे पहले खेतों में अब नहीं दिखते हैं। हमें याद है मजदूर जब खेतों में रोपाई करते थे धान की, तो सबसे बड़ा उनका कंसर्न क्या होता था, जोंक ना पकड़ ले और केकड़ा ना पकड़ ले जी। और हम किसानों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता था, मेड़ जाके देख के आओ, केकड़ा मेड़ ना चाल दिया हो, चाल ना दिया हो, मतलब कि केकड़ा जो है पानी में नहीं रहता था, वो पानी के पास रहता था, जस्ट 1 इंच ऊपर उसका होता था, मतलब वाटर लेवल से 1 इंच ऊपर उसके जो मेड़ पे वो अपनी छेद बना के रहते थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, आप मेड़ को थोड़ा डिफाइन कर देंगे। मेड़ जो आपने बोला, जो गांव, जो शहर लोग हैं वो खेत खलिहान में जानते हैं, मेड़ को आप डिफाइन कर सकते हैं। मेड़ जो होता है जैसे मिट्टी का तटबंध होता है, एक बांध की तरह कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है आप कह सकते हैं कि 2 इंच से लेके 1 फीट तक भी हो सकती है। और वो खेतों में पार्टीशन के लिए होते हैं, 2 लोग के खेत की बाउंड्री होती है मेड़। कभी कभी लोग का प्लॉट बहुत बड़ा होता है तो उसको भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मेड़ देते थे। तो वो जो केकड़े होते हैं उसी में बिल बना के रहते हैं, तो वो चालने का मतलब होता क्या कि वो बिल बना के आर पार कर देते हैं तो पानी पास कर जाता है। तो ये भी कंसर्न होता था। लेकिन जब से ये वीडीसाइड और हर्बिसाइड बढ़ा है ना, तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है, हमारी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे इसका प्रचलन भी बहुत बढ़ा है। और उसके साथ मैंने देखा है कि अब केकड़े नहीं मिलते हैं खेतों में। मुझे खेत में केकड़ा देखे हुए 3-4 साल हो गया होगा, क्योंकि मैं जब भी रोपनी यानी खेतों में जब धान लगाए जाते तो मैं जरूर 1-2 केकड़ा पकड़ के लाता था अपनी बहन को डराने के लिए कि ये देखो केकड़ा लाया हूं, और वो फिर भागते थे। तो आपको पता है ये सब अपने घर में अपने मस्ती करते हैं, तो वो होता है। लेकिन अब वो नहीं मिलते, जोंक भी कम हो गए हैं, मछलियां भी कम हो गई हैं। तो एट द बहुत ढेर सारे घोंघे होते थे, घोंघे मतलब स्नेल्स। तो होता क्या था, जब सितंबर के बाद बारिश बंद हो जाती थी, सितंबर आते आते चौमासा बीत जाता था, तो पानी खत्म हो जाता था, तो खेत में ये मर जाते थे। ये मर गए तो ये क्या होता था, ये खेत में ही मर गए, तो खेत में ही इनका डिकम्पोजिशन हुआ, तो ये ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करते थे। और फिर हमारी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होती थी उन खेतों में। ठीक है, लेकिन जब हम ये इस्तेमाल करते हैं वीडीसाइड, हर्बिसाइड, तो इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती है ना, तो वो तो ऑर्गेनिक मैटर घटा हमारे खेतों से। साथ में जब ये बिल बनाते हैं ना, तो हमारी मिट्टी जो है ना पोरस रहती है, फुलफुली रहती है, तो उसमें एरिएशन होता है और जड़ों को जमने के लिए स्पेस मिलता है। लेकिन जब इनकी पॉपुलेशन घट जाती है तो मिट्टी भी कॉम्पैक्ट होती जाती है, और कॉम्पैक्ट मिट्टी में आपको भी पता है कि आप जो फुलफुली या एरेटेड मिट्टी होगी उसको खोदना आसान होता है, कॉम्पैक्ट मिट्टी नहीं। तो कॉम्पैक्ट मिट्टी में जड़ें अच्छे से नहीं बैठती हैं, तो फिर उसका असल फसलों पे भी जाता है। तो इसीलिए जो है इसका हो कि मतलब ये सारी चीजें साइक्लिक है और अंत में असर हमारे ऊपर आता है। और दूसरी बड़ी चीज होती है स्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब कभी घर की उगाई हुई सब्जियां खाते हैं, हमें तो आदत है गांव पे, और जब हम बाजार की आके खाते थे तो उनमें वो फीकापन होता है, जो घर की सब्जी में एक मिठास सी होती, तो वो चीज भी हो जाता है। तो यहीं से ये इंस्पिरेशन है कि हाँ कि ये करना है तो करना है, भले होते नहीं। तो मैं एग्जांपल देता, एक बार में नहीं हो पाता है। तो इस साल हमारी धान की फसल मैं कह सकता हूँ मेरी वजह से बहुत ही कम हुई है। जहाँ पूरी ट्रॉली भर के आती थी वो 3/4 ट्रॉली आई है। बट ठीक है, ये विड्रॉल है, एक नशे का विड्रॉल है, तो आगे आने वाले समय में भर जाएगी। दैट्स कॉन्फिडेंस जी। हाँ ठीक है, मतलब आपने जो भी बताया तो उससे जो मेरा कंक्लूजन निकला है
ठीक है, जो अगर आप हर्बिसाइड या वेडिसाइड यूज करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल इन शॉर्ट टर्म में आपको ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो खेतों पे और हमारे जीवन पे काफी खराब होगा, काफी वर्स्ट इफेक्ट। हाँ जी, तो हम लोग बायो एंजाइम की बात करते हैं सर, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है बायो एंजाइम का? क्या इसको लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे इन अपकमिंग फ्यूचर, या फिर ये भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह पे म्यूजियम में रख दिया जाएगा? देखिए, अब बात यहाँ पे आती है लोगों के विचार पे। कोई भी चीज की एक्सेप्टेंस 100% कभी नहीं होती है, ठीक है। आज के जमाने में भी आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शैम्पू या फिर नई चीजें नहीं इस्तेमाल की हैं, और वो करना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं हम अपने पुराने ढर्रे पे सही हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, मैं ये केमिकल यूज ही करूंगा, भले मैं इससे मरता हूँ, मेरी मर्जी। वो बिल्कुल आपको ऐसे करते हुए मिलेंगे। अभी हाल में ही एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था कोरोना वायरस से रिलेटेड। वो उस लड़की को 16 साल की जेल दी यूएसए में। एक इंडियन एनआरआई था, वो उसके मुंह पे खांसती है, बोलती है मैं कोरोना फैलाऊंगी, और सिर्फ वो रिक्वेस्ट करता उबर या ओला ड्राइवर था कि आप प्लीज अपना मास्क लगाए रखिए। तो ये सिर्फ एक बानगी है, ये सिर्फ मैं एक बानगी दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग ऐसे होते हैं कि बायो एंजाइम्स को लेकर भी ऐसे लोग आएंगे, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे लोग को हमें नहीं टारगेट करना, लेकिन ये इनकी एक बहुत ही तादाद बहुत कम होती है। ये दिखते ज्यादा है तादाद, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक। लेकिन ये इम्पैक्ट आता किससे है? ये हम जैसे लोगों पे आता है जो पब्लिक लाइफ फिगर नहीं है। हम लोग जो है, हमारी बहुत ही प्राइवेट सी लाइफ होती है, हमारी लाइफ का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसा दिखता नहीं है, ऑन द स्क्रीन नहीं दिखता है, बट ऑफ द स्क्रीन हमारा बहुत है। आप खुद ये बताओ कि आप जैसे कह रहे हो कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो लोगों पे छोड़ना है। हमारा कोशिश है कि लोग एक्सेप्ट करें, पता करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं यमुना बहुत गंदी है, यमुना बहुत गंदी है। वाकई में यमुना बहुत गंदी है। दिल्ली के बाहर देखो, झाग ही झाग भरा पड़ा है यमुना में। क्या ये जितने भी पब्लिक फिगर हैं सिर्फ उन्हीं का झाग है? बिल्कुल नहीं ना, ये तो सबका है। तो एक बात बताओ, मान लो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हुए, बड़े लोग हुए, वो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन हम जैसे जो लोग सोसाइटी में जो एक बड़े स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग का भी तो मतलब कि रेशियो ज्यादा है ना। नहीं 100% कम होगा, 90% कम होगा ना, हील कर लेगा। अब जैसा कि हम, ये तो हमारे कोर्स में भी था, सिविल इंजीनियरिंग में था भी, कि अगर एक नदी के फ्लो को छोड़ दिया जाए, कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ना कर दिया जाए, पूरा वेस्ट वाटर छोड़ दिया जाए और वो कंटिन्यूअसली कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ लेंथ पे फ्लो करती है, तो वो वाटर अपने आप को हील कर देता है, बशर्ते उसमें और पोल्यूशन ऐड ना हो, ठीक। और जैसे आपने बोला ये आइडिया कैसे आया, ये सब चीजें, तो दरअसल हुआ था क्या, आपको भी पता है 4th ईयर में प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे। तो मैं बहुत फैसिनेटेड था। मुदियली कोऑपरेटिव सोसाइटी करके है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। तो हुआ क्या था, कोलकाता में जब गंगा, एक नदी, पद्मा नदी का शायद, मुझे नदी एग्जैक्टली नहीं याद है, धार बदली थी। हुगली? नहीं, नदियां तो बहुत सारी हैं, तो मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट इट वाजंट हुगली और गंगा, आई थिंक पद्मा या जो भी नदी रही हो, उसकी जब धार बदली तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा मार्शी एरिया छोड़ गई। आपने सॉल्ट लेक सिटी का नाम सुना होगा जी, कोलकाता बहुत ही फेमस है। तो बहुत ही अच्छी सिटी है, उसको बहुत ही हाई किया जाता है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। ये हमारी इकोलॉजी पे बहुत बड़ा ब्लॉट है। आपको पता होगा वहाँ के लोकल फिशरमैन, मैं बहुत छोटे शब्दों में, इसको बहुत कम शब्दों में करना चाहूंगा, पूरे कोलकाता का वेस्ट वाटर कहाँ जाता है, जितने लोग लाइव पे हैं या फिर आपसे हैं, इस पे एक बार आप लोग सर्च करिएगा। वहां पे ऐसे ही, तो वो डायरेक्ट नदियों में नहीं जाता, उसको एक जगह स्टोर करते हैं, अलग अलग चैनल्स के थ्रू चैनलाइज करते हैं, उसमें कुछ कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। वाटर हायासिन, वाटर वीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तिलापिया, नाइकोटिका, रोहू, ऐसे फिशेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कोलकाता की 70% की जो शाक सब्जी आती है वो इन्हीं एरिया से, इन्हीं वाटर को इरिगेट करते हैं उससे वो, और फिशेस भी मोस्टली वहीं से आती हैं, और फिर वो वाटर ऐसे ही नेचुरली इन प्लांट्स और फिशेस की वजह से साफ हो जाता है और फिर वापस उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है। इसको आप देखें तो हमारा प्रोजेक्ट भी इसी बेसिस पे था, जो हमें 80% एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने कॉपी किया, क्योंकि कॉलेज में हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते थे,
अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती थी, बट ऑल इन ऑल ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, चाह सकते हैं जिनके पास जगह है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होता है वैसा ही बना के कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। सिर्फ कहने की बात ये है कि इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और क्यों नहीं पड़ेगा, लोग क्यों नहीं अपनाएंगे। हम महंगाई का रोना रोते हैं, महंगाई कैसे काबू, हम गवर्नमेंट से आशा क्यों करें, हमें पता ही है। एक तरह से आप कह सकते हैं मैं एकदम से निराश मानुस मान लीजिए गवर्नमेंट से, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों गवर्नमेंट से आशा करें, हमें पता है वो काम नहीं करेगी, वो अलग आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन हम जो हमारे हिस्से का है वो तो हम कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। अब मैं ये इंटरनेट बना के अपने हार्पिक के 80 रुपए बचाऊंगा ना। हाँ मेरे बिल्कुल। वो क्या लग रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ 25 रुपए की, 30 रुपए की वो बोतल रखी हुई है, नहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, बिस्लरी की बोतल रखी हुई है, कोई बोतल नहीं रखी है, मैं जाऊंगा 5 रुपए की बोतल लाऊंगा, 75 रुपए तो बच रहे हैं ना मेरे। तो पैसे मैं ही बचाऊंगा, सिर्फ 75 रुपए का तो मेरे जेब के बच रहे हैं, जो मेरे एनवायरमेंट के 75,000 करोड़ बच रहे होंगे वो तो अलग ही बात है। आपको भी पता है ये प्रोजेक्ट कितने महंगे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो टैक्स बेयर्स पे ही आते हैं ना, हम आप टैक्स भर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कौन फंड कर रहा है, हमारे ही पैसे फंड कर रहे हैं ना। तो हम क्यों वो चीजों के लिए जाएं जो चीजें के लिए हम बच सकते हैं। हम इसको अपने, जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं शैम्पू नहीं यूज करता, मेरे शैम्पू बहुत, मेरे बाल ही कितने, और आपको पता है लड़के कितना ज्यादा शैम्पू लगाते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली करते होंगे, बहुत मुश्किल से 50 रुपए का शैम्पू मैं यूज करता हूँ। अगर पाउच की बात करूँ महीने भर में मेरे 50 तो बचे ना। और क्या। तो छोटी ही सही शुरुआत होनी चाहिए और इम्पैक्ट होता है बिल्कुल। अभी आप कह दीजिए कि मैं भी एक गायब सा ही था अगर मैं स्टोरी पे नहीं डाला होता, लेकिन इस्तेमाल तो कर रहा था ना। अभी न्यू कहाँ है, महाराष्ट्र में, वरमदानी कहाँ है, शी इज इन बैंगलोर, बट इम्पैक्ट उसका पड़ा ना वाराणसी में आके एक व्यक्ति ने किया ना। मेरी एक और दोस्त है ऑनलाइन, तो मैंने उनका बहुत बार मेंशन किया नाम, रक्षंदा सिंह तोमर, शी इज इन मथुरा, सॉरी अलीगढ़, मथुरा वृंदावन दोनों जगह, तो वो वहां पे भी बना के रखे हैं। तो चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, छोटा ही पड़े लेकिन पड़ता है। तो चेन रिएक्शन ऐसे ही शुरू होता है, आपको भी पता होगा ना चेन रिएक्शन। या फिर हम लोगों ने वो एक गेम आता था मोबाइल में, डॉट गेम आता था, चेन रिएक्शन का, बहुत खेलते थे वो चीज भी। और एक मैं हाफ लाइफ की भी बात कर रहा था। हाफ लाइफ जैसे होती है, पहले 1/4 हाफ होती है, फिर 1/4 1/3 ऐसे होते जाता है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में, जब फ्रैक्शनल नहीं मल्टीप्लिकेशन वे में लेके जाइए होल नंबर्स में, तो 2 हुआ, 4 हुआ, एक तरह से आप इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के देखिए, तो ये डबल होगा, क्वाड्रुपल होगा, 8 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा, लेकिन ये बढ़ेगा धीरे धीरे ही सही। तो ग्राफ पहले तो होता है इसका, पहले तो छोटा रहेगा लेकिन फिर बाद में ये स्टीप हो जाएगा। तो बस ट्राई करना है हमें, और कुछ होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब आप जब लाइव आएंगे तो आप भी अपने बायो एंजाइम के साथ होंगे। बिल्कुल, मैं काफी इम्प्रेस हुआ आपसे, और इम्पैक्ट शायद जितने भी ऑडियंस दिख रहे हैं उनके ऊपर पड़ा होगा। यहाँ पे आपके एक फैन आ चुके हैं, आई थिंक भाईजान नामे से भी बहुत अच्छे मोटिवेशन है। हाँ, नामे से मेरी बहुत सारी बातें रही, जैसे आपने कहा, मेंशन किया था कि एंशिएंट आवर वेज एंशिएंट वे, तो इन सब चीजों को लेकर बहुत बातें होती हैं, इंडियन फिलोसफी और चीजों को लेके। तो हाँ, भाईजान भी काफी मोटिवेशनल पर्सन है, इनका भी पेज है फिटनेस का, और ये बंदा भी काफी यानी खाता है। हाँ सर, हम आते हैं फिर टॉपिक पे, सेशन को एंड करने का टाइम आ गया। उससे पहले एंड करने से पहले जैसा कि आपने बताया कि इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और जो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो काफी कम लोग होते हैं, ठीक है, मतलब माइन्यूट होता है, दिखते ज्यादा है, आपने बताया दिखते ज्यादा है लेकिन होते कम है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जिनको लगता है कि जो फ्री की चीजें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि भाई ने क्या लग रहा है आपका, 5 रुपए की बोतल लग रही है, नींबू लग रहा होगा, कुछ पैसा ही लग रहा है, तो उनको ये भी मिसकंसेप्शन होगा कि जो मैं फ्री की चीज बना रहा हूँ ये काम नहीं करेगी। तो सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, अपना नजरिया होता है, दिखने का नजरिया होता है, ऑल डिपेंड अपॉन नजरिया देखने कैसा है आप उसको या पॉजिटिव टाइप में देख लो या आप उसको नेगेटिव साइड में देख लो। तो ये है। तो जाते जाते सर, हाँ जी, मैं एक ऐड करना चाहूँगा,
हमें हमेशा पॉजिटिव ही अपना देखना होगा। और जो लोग रहते हैं जिनको फ्री की चीजों में बिलीव नहीं होता, ये लोग वही लोग हैं जो कोरोना का टीका फ्री में लगवाना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दरअसल हमारे एक नोन थे, जैसे हमारी माता जी गवर्नमेंट नर्स है, तो बच्चों को टीकाकरण होता है वो फ्री में होता है, WHO थ्रू फंडेड होता है। तो वो भी चीजें, तो मेरे घर में सबके टीके होते हैं, उन्हीं के थ्रू लग जाते हैं। और तो हम लोग भी दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाओ और बच्चों को फ्री में टीका लगवाएं। ये जैसे जो डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर से, ऑब्वियसली यार उन्होंने अपना क्लिनिक सेटअप कर रखा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्या है, दे नीड सम मनी टू जस्टिफाई ऑल दोस थिंग्स। तो उसके लिए वो एक टीका जो लगवाते हैं, मैं आई कांट बिलीव कि वो 4200 के बूस्टर शॉट्स देते हैं जो फ्री में लगते हैं। तो फिर ठीक है, वैसे लोग अपना पैसा, भाई उनके पास ज्यादा है। मैंने लोगों को मतलब पोलियो की ड्रॉप 450 की 2 ड्रॉप पिलवा के लाते हैं अपने बच्चों को, 450 या 300। हाँ, मतलब उन्होंने पूरा बकायदा अपना चार्ट दिखाया था जिसपे वो मेंशन था पूरा बिलिंग करके। तो मैंने कहा अच्छा, और ये आपके घर पे आके वो फ्री में पिलाते हैं लोग? नहीं, घर पे आ रहे हैं। मान लीजिए अब पोलियो अभियान उतने फ्रिक्वेंट नहीं है क्योंकि पोलियो नियर अबाउट डेडिकेटेड है हमारे कंट्री से। तो आप स्वास्थ्य केंद्र पे जब भी पोलियो ड्रॉप अवेलेबल होती है, तो वहां पे आप अपने बाइक का 10 रुपए का पेट्रोल जला के चले जाइए, और वो फ्री का नहीं पिला सकते क्योंकि वो फ्री की है। तो अब इसमें तो आप नहीं चेंज कर सकते ना, उनके पास बहुत पैसा है नहीं। लेकिन देखिए, और रही बात जैसा कि घड़ी डिटर्जेंट कहता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो फ्री की चीज है, आप बना के एक बार इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करना। हाँ जी जी, काफी आपने सही एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो सर आखिरी में मेरा आपसे सेशन को एंड करने का टाइम आ गया, और काफी कुछ नई बातें स्पेशली मुझे, बाकी लोग का पता नहीं, मुझे काफी जानने को मिला इस सेशन के माध्यम से। सर आपका बायो एंजाइम को लेके आपका गोल क्या है, मतलब फ्यूचर गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या करेंगे आप बायो एंजाइम के साथ? एक्चुअली मेरा लॉन्ग टर्म गोल कोई बायो एंजाइम को लेकर ऐसा सच नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल मेरा यही है कि मैं अपने पूरे घर में, मतलब ऐसे पर्सनल मैं बताऊं कि मैं अपने घर में एटलीस्ट अपने घर में इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। जितने भी डिटर्जेंट हैं उनकी जगह ये बायो एंजाइम करना चाहता हूँ। अभी आपको भी पता, द बेटर इंडिया करके एक पेज है, काफी फेमस है। हाँ, तो द बेटर इंडिया भी ऐसे ही ऑर्गेनिक डिटर्जेंट बनाता है। जैसे हमारे वॉशिंग मशीन के भी स्पेसिफिकेशन आते हैं अलग अलग, टॉप लोडेड है, फ्रंट लोडेड है, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। तो अब इनके साथ हमारे डिटर्जेंट पाउडर्स भी अलग आते हैं, और बोलते हैं, उनको इतना एडवर्टाइज किया जाता है, हाइप किया जाता है कि ये हमारे एक मशीन का डिटर्जेंट पाउडर दूसरे टाइप की मशीन में कंपैटिबल नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक का ऑटोमेटिक में, फुली ऑटोमेटिक में कंपैटिबल नहीं है। टॉप लोडेड का अलग आ रहा है, फ्रंट लोडेड का अलग आ रहा है। ठीक है, अब उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है कितनी नहीं है, उस पर रिसर्च पेपर्स क्या है, अब ये तो मुझे नहीं पता। बट हम कक्षा 10 में थे तो एक चैप्टर आपको भी याद होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति करके था जी। हाँ, तो हम ये उपभोक्तावाद के दौर में हैं, कंज्यूमरिज्म। हम एडवर्टाइजिंग में इतना फ्लैशी एंड वेवी होता है, हम उसके पीछे उतना भाग जाते हैं। तो उन्होंने उसके सिर्फ एक पाउडर बनाया एंड दैट कंप्लीटली ऑर्गेनिक, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम कॉन्शियस अबाउट माई एनवायरमेंट। जैसा कि मैं बताया कि मैं विलेज में पहले गाँव जाता था, वो दोनों तरफ ऐसे पेड़ होते थे ना चिपके हुए, क्यों लगता था मैं गुफा से गुजर रहा हूँ। अब वो नहीं दिखते। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, जो मैं नहीं चाहता कि खोए। आवर वे इज एंशिएंट वे, मैंने लिखा है ऐसा। तो मैं पुरानी चीजों में स्टक हूं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पुरानी हरियाली गायब हो। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, बस यही कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत आपका बहुत धन्यवाद। जिसमें एक मतलब मैं एकदम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा लाइव सेशन भी कुछ इतना अच्छा जाएगा, मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा। आपका धन्यवाद कि आपने अप्रोच किया एंड आपने बताया कि मतलब मुझे एक मौका मिला कि मैं बता सकूं कि छोटे शहरों में भी हम लोग ये चीजें कर सकते हैं जहाँ पे बहुत हाइप नहीं होता है। बैंगलोर एंड मुंबई इज अ बिग सिटी, वहाँ ये सब चीजें होती है। लेकिन हमारे छोटे छोटे शहर, आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, गोरखपुर, देवरिया, मैं पूर्वांचल में पूर्वांचल की ही बात कर सकता हूँ, कानपुर हुआ, लखनऊ इज स्टिल बिग सिटी। तो हम यहाँ भी ये चीजें शुरुआत कर सकते हैं। इम्पैक्ट कहीं से भी पड़ सकता है, कहीं से भी है। तो एक बिग थैंक यू।
इन द नियर फ्यूचर हम लोग बिल्कुल एक पॉडकास्ट भी करेंगे। बिल्कुल मैं आपको अप्रोच करूंगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। बिल्कुल अरे और नहीं, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एक डिटेल में पूरा पॉडकास्ट टाइप का करेंगे हम नियर फ्यूचर। बिग थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। या यूट्यूब, गुड नाइट। तो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लाइव सेशन से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो ये हमारे इंस्टाग्राम पे रहेगी एजुकेटिंग सेक्शन में, और इसको हम लोग एज यूट्यूब, फेसबुक हर जगह डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और लाइव सेशन में, किसी और पर्सनालिटी के साथ, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।